Hello friends, good evening all of you and welcome to our YouTube channel Library Science with Rakesh Meena sir and our team। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने अपनी क्लास वीडियो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ का वीडियो नंबर क्लास 15 लेके आया हूँ। दोस्तों ये जो क्लास होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है रिगार्डिंग टू द लाइब्रेरी एग्जामिनेशंस। दोस्तों इस क्लास के बाद आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि आपने कितनी नई चीज़ें सीखी है और क्या क्या जानकारी आपने नहीं सीखी है। दोस्तों तो चलिए बनिए रहिए इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आप सभी अपने जो भी सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो लाइव रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है यह आप सभी के लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में शुरू की गई है। दोस्तों पहले जो हमारे वीडियोज़ आते थे वो खाली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आते थे, तभी हमारे पास में बच्चों के कमेंट्स आने लगे और रिक्वेस्ट्स आने लगी और ग्रुप्स में मैसेज आने लगे कि सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी क्लास लेके आओ। तो उसी सभी समस्याओं का समाधान करते हुए अब हमने हमारी जो भी क्लास होगी वीडियो सीरीज़ की या टेस्ट सीरीज़ की वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, अर्थात दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आप सभी का इतना सा कर्तव्य बनता है कि इन सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आज मैं आप सभी के सामने कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा कि देखो दोस्तों ये एक कोरोना काल चल रहा है और अभी सब चीज़ें अनलॉक होना शुरू हो गई है। दोस्तों तो अब जाहिर सी बात है कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आपके एग्जामिनेशंस और वैकेंसीज़ भी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको तैयारी का बहुत ही कम समय मिलेगा, जैसे कि दिल्ली लाइब्रेरियन की वैकेंसी है तो डीयू की जो वैकेंसी है वो एक आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा डीएसएसबी की भी वैकेंसी का भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों समय को ख़राब ना कीजिए, आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मोटिवेट कीजिए और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों क्योंकि अपना रिकॉर्ड जो रहेगा या हिस्टोरिकल जो चीज़ें है लाइब्रेरी साइंस की वो इनिशिएट लेवल पे हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा फील्ड है दोस्तों इसमें क्या इनोवेशन होते रहते हैं। दोस्तों तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि नई नई जानकारियों को इकट्ठा कीजिए और अपने ज्ञान को नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपकी जो एक पोस्ट है लाइब्रेरियन बनने का जो आपका सपना है वो जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो सके। और इस कड़ी को हम मुहिम को कंटिन्यू रखते हुए मैंने और राकेश मीणा सर ने हमारे एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल पे कई सारी वीडियो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। तो आपका कर्तव्य सिर्फ इतना सा बनता है कि वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप और दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर में। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इज ए सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक दैट कॉल्स, यानी पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या कहलाता है। दोस्तों अगर आपने कॉलन क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सुझाव या जो भी आपको आंसर लग रहा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों यानी क्लास नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लास नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा क्लास नंबर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको कि हम जो ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों इसमें हम आंसर का जो भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आंसर तो आपको सभी वीडियो टेस्ट सीरीज़ में बता दिए जाते हैं, लेकिन उस आंसर की जो डिटेल्स होती है वो आपको किसी वीडियो सीरीज़ में कम से कम बताई जाती है। तो हमारा सुझाव यही है या हमारा प्रयास यही माना जाएगा कि हम वीडियो टेस्ट सीरीज़ का मेन मोटो ये है
कि जो भी आपके आंसर के ऑप्शंस है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल फाइंड आउट करके आपको जानकारी उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के कमेंट्स ही हमें वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और आप सभी के लाइक्स और सब्सक्राइबर ही हमें आगे बढ़ने के लिए सुझाव और भावनाएं प्रेरित करती है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं क्लास नंबर के बारे में। क्लास नंबर ऑफ बुक्स, इट्स रिप्रेजेंट ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफ। ओके गाइज, इट्स रिप्रेजेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी ये क्या प्रदर्शित करता है, क्लास नंबर क्या प्रदर्शित करता है, सब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। जो क्लास नंबर होता है, या हम बात कर लेते हैं, जो क्लास नंबर माना जाता है वो पूरी बुक के सब्जेक्ट को प्रदर्शित करने वाला एक नंबर होता है, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑर्गेनाइज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड यूज ऑन आर्टिफिशियल स्कीम ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट्स, सिम्बल्स, नोटेशंस फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है उसके अंतर्गत देखा जाए तो ये क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से, यानी सिस्टमेटिक ढंग से चिन्हों और अल्फ़ा न्यूमेरिको के द्वारा बनाया गया एक कॉल नंबर होता है, जिसके अंदर आप पूरी बुक का डिनोट्स या उसका पूरा प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? क्लास नंबर। ध्यान रखना दोस्तों, क्लास नंबर से पूरी बुक का प्रतिनिधित्व होता है कि ये इसका स्पेसिफाई नंबर होता है। जिसमें अब बात करते हैं क्लास नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो क्लास नंबर में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी ए से जेड तक के कोई भी सीरीज़ मान सकते हैं आप, कोई भी अल्फ़ाबेट्स मान लीजिए। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 से लेके 09 तक कोई भी नंबर माना जा सकता है। उसके बाद इसमें कुछ नोटेशंस भी होते हैं। दोस्तों, आपने जब अपने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई करी होगी तो आपने नोटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। नोटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन लाइब्रेरी साइंस फील्ड। तो नोटेशन जो होगा वो चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, कि इनमें कौन से नोटेशन का यूज़ होता है। नोटेशन दो टाइप्स के होते हैं, प्योर नोटेशन एंड मिक्स्ड नोटेशन, दैट इज़ द मेन टाइप्स ऑफ नोटेशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब फॉरवर्ड करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री टू विच दिस बिलोंग्स। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 इज़ पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 2 इज़ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, दैट मीन्स सिलिप एट यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 3 इज़ एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, दैट मीन्स United States of America, and fourth is Society of Information Science, that is India. So guys, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम बात कर लेते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, इसको हम बाद में बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, स्लिप यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट होता है। यह इसका लोकेशन भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, स्लिप का, जो बाद में इसका विघटन भी हो चुका था। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। यानी फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शंस में जो गलत आंसर है या जो गलत कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। यानी पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो PLA है हमारा, शॉर्ट में इसको PLA बोला जाता है दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। इट इज़ ए डिवीज़न ऑफ ALA। किसका पार्ट है ये? ALA का एक पार्ट माना जाता है। किसका? ALA, दैट मीन्स ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक पार्ट माना जाता है। और जो PLA का जो हेडक्वार्टर हम बोल सकते हैं, वो हेडक्वार्टर इसका कहाँ होगा वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। हेडक्वार्टर ऑफ PLA ये शिकागो के अंदर है दोस्तों। कहाँ है? शिकागो के अंदर है। यानी इसका शिकागो के अंदर हेडक्वार्टर माना जाएगा। इसका मुख्यालय शिकागो के अंदर US में है। और जो इसके डायरेक्टर माने जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि इसके जो डायरेक्टर है वो बारबरा
मेसिकास इसके डायरेक्टर माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमारे सामने, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइंड द टर्म ऑफ KWIC। KWIC मीन्स कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इन इंडेक्सिंग सिस्टम, यानी जो सर्वप्रथम अनुक्रमणिका या अनुक्रमण हेतु KWIC शब्द किसने दिया था दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो आप सभी इसका राइट आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देवें। ऑप्शन 1 इज़ HP लुहान, ऑप्शन 2 इज़ DEJ, ऑप्शन 3 इज़ FW लैंकेस्टर, ऑप्शन 4 इज़ डॉक्टर SR रंगनाथन। दोस्तों, अगर आपने इंडेक्स एंड इंडेक्सिंग सिस्टम पढ़ा होगा लाइब्रेरी साइंस में, तो इसका आंसर आप इजीली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। सो गाइज़, इसका जो राइट आंसर होगा वो हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। HP लोहान इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। ओके, एंड वी विल डिस्कस a few point of according to KWIC format indexing. First time was proposed in KWIC system in 1864. Yes guys, 1864, and developed this word HP Lohan. HP Lohan, full name of Hans Peter लोहान, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। अगर आपसे पूरा नाम भी पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम बता दीजिएगा आप। हैंस पीटर लोहान इसका पूरा नाम है। ध्यान रखना, जब भी KWIC का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना सर ने क्या बताया था, 1864 में इसका पहली बार यूज़ किया गया था। और दूसरा, इसका पूरा नाम है हैंस पीटर लोहान। दोस्तों, आने वाले लाइब्रेरी एग्जामिनेशन में इन वीडियो सीरीज़ को देखकर आप अपने पेपर में धूम मचा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करके अपना सिलेक्शन अपनी ओर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 4th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हु पब्लिश्ड इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन 1 इज़ द इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ऑप्शन 2 इज़ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन 4 इज़ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, दैट मीन्स आइजलिक। आइजलिक आपने पढ़ा होगा, आइजलिक है जो इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं आइजलिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। इसका जो फॉर्मेशन या फाउंडेशन हुआ था वो 3 सितंबर 1955 को हुआ था। द स्टेबलाइजेशन एंड फाउंडेड इन द ईयर ऑफ आइजलिक 3 सितंबर 1955, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। बात कर लेते हैं इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, प्रोफेसर नरेंद्र है। कौन है इसके प्रेसिडेंट, प्रोफेसर नरेंद्र। एंड जनरल सेक्रेटरी की हम बात कर लेते हैं तो इसके जो जनरल सेक्रेटरी माने जाते हैं वो अभिजीत कुमार माने जाते हैं। कौन माने जाएंगे, अभिजीत कुमार है। दोस्तों, आप ध्यान रखना, जब भी लाइब्रेरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट डाटा से अवगत होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में इतने ऑर्गेनाइजेशंस है, इतनी संस्थाएं हैं कि आपको उनसे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में उनकी नवीनतम जानकारी पूछी जाती है। हिस्टोरिकल डाटा बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए पेटेंट। पेटेंट क्या है या एकस्व क्या है। ऑप्शन 1 इज़ एन एग्रीमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पज़। ऑप्शन 2 इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ द लाइब्रेरी। ऑप्शन 3 इज़ द एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन प्रोडक्ट। एंड फोर्थ इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पब्लिशर। दोस्तों चारों ही ऑप्शन एक दूसरे के प्रतीक हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप सभी इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उस पर आप कमेंट कीजिए दोस्तों। द नेक्स्ट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो पेटेंट होता है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन एंड प्रोडक्ट। दोस्तों एकस्व क्या होता है, एकाधिकार रखना, यानी एकाधिकार का एक पत्र होता है या एकाधिकार का एक रजिस्ट्रेशन होता है। आपने जो भी कोई खोज की हो उसके साथ आपकी कोई नकल ना कर सके, उसके रिगार्डिंग एक इशू, एक प्रोडक्ट, एक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंटर कहा जा सकता है, जो एक अनुबंध पत्र होता है सरकार के प्रति कि मेरी जो खोज की गई है उसका कोई कॉपी ना कर सके, तो वो एकाधिकार माना जाता है। दैट मीन्स एकस्व। और ये एक सारी इंटेंजिबल असेट्स मानी जाती है दोस्तों। जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। इसके और भी टाइप्स होते हैं। पेटेंट, पेटेंट के बाद कॉपीराइट, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क, एंड ये सभी किस में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं, आईपीआर में माने जाते हैं दोस्तों। ये आईपीआर के एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ आईपीआर। आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड आईपीआर इंक्लूड्स इन पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आल्सो। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। What is referativity journals? referativity journal क्या है। ऑप्शन 1 इज़ abstracting periodicals, ऑप्शन 2 इज़ indexing periodicals, ऑप्शन 3 इज़ translated periodicals, ऑप्शन 4 इज़ reprography periodical on। दोस्तों अपना करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 7। कॉलिबर कन्वेंशन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom? डेलनेट, एग्रीनेट, कैलिबनेट एंड इनफ्लिबनेट। दोस्तों please comment your answers in comment box. The right answer for that question is option number 4. Option number 4 is right answer for that question. Inflibnet, it is a correct answer for this question. बात कर लेते हैं इनफ्लिबनेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इनफ्लिबनेट की जो स्थापना है या फॉर्मेशन है, फाउंडेड है, वो मार्च 1991 में हुआ था दोस्तों, इन द ईयर ऑफ 1991। एंड हेडक्वार्टर की बात करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इनफ्लिबनेट इज़ गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है इनफ्लिबनेट का। इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स के माना जाता है। ये एक नेटवर्क्स होता है जिसमें पुस्तकालयों के संबंध में कार्य किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इनफ्लिबनेट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन 1 इज इंग्लैंड, ऑप्शन 2 इज इंडिया, ऑप्शन 3 इज रशिया, ऑप्शन 4 इज अमेरिका। इनफ्लिबनेट जो संस्था है किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित मानी जाती है? अभी इसी क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये कहाँ का लोकेशन है या इसकी संस्था का लोकेशन क्या है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ करेक्ट आंसर। इसकी जो स्थापना मैंने अभी बताई थी, कब बताई थी दोस्तों? मार्च 1991 में इसकी स्थापना बताई थी दोस्तों। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुजरात में गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर लोकेशन बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु कन्वर्ट एनी पब्लिश्ड रिगार्डिंग मटेरियल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 इज़ कैटलॉगर, ऑप्शन 2 इज़ क्लासीफायर, ऑप्शन 3 इज़ एब्स्ट्रैक्टर, ऑप्शन 4 इज़ ट्रांसलेटर। बात कर लेते हैं दोस्तों चारों ऑप्शंस के बारे में। कैटलॉगर क्या होता है? कैटलॉगर का मीन्स होता है हु क्रिएट या दैट पर्सन वी क्रिएट कैटलॉगिंग फाइल्स कैटलॉगिंग मेथड्स, यानी सूचीकरण का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे कैटलॉगर कहा जाता है। बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की, क्लासीफायर। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में जो वर्गीकरण का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे क्लासीफायर या क्लासिफिकेशनिस्ट कहा जाता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्टर, यानी जो इंडेक्सिंग सिस्टम एंड जो एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम्स होते हैं उन सभी का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे एब्स्ट्रैक्टर कहा जाता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेटर का काम किया जाता है, यानी एक पुस्तक को किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या बदलना या उसका रूपांतरण करना ही ट्रांसलेटर का कार्य किया जाता है, या ट्रांसलेटर या अनुवादक कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता चल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट अपना आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ट्रांसलेटर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी ट्रांसलेट क्या काम करता है? वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इट्स ट्रांसलेट टू कन्वर्ट बाय ट्रांसलेटर, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना किसका कार्य है? ट्रांसलेटर का कार्य है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, OCLC का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCLC? इट इज़ कॉमन क्वेश्चन, कई बार मैंने बता दिया आपको और कई बार समझाया है, तो आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन क्लासिफाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑनलाइन सेंटर फॉर लाइब्रेरी कमिटीज़। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इट इज़ ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बताना चाहूँगा इसका जो हेडक्वार्टर है इसका जो हेडक्वार्टर है वो डबलिन ओहियो में है दोस्तों। कहाँ है? डबलिन ओहियो। फाउंडर की बात कर लेते हैं। इसके फाउंडर है फ्रेड किलोगोर, एंड इसका जो फाउंडेड ईयर है वो बात करते हैं 6 जुलाई 1967 में इसका फाउंडेड हुआ था OCLC का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इट इज़ ए कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज़ ए ट्रेड बिब्लियोग्राफी? व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी, यानी प्रकाशकों या लेखकों की एक बिब्लियोग्राफी की लिस्ट है। सेकंड इज लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी। थर्ड ऑप्शन इज लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी। फोर्थ इज लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स अवेलेबल इन द कंट्री फॉर सेल थ्रू पब्लिशर ऑफ बुक सेलर। दोस्तों व्यापार ग्रंथ सूची का क्या आशय है या आप क्या समझते हैं? दोस्तों नाम से ही प्रमुख पता चलता है कि व्यापार ग्रंथ सूची क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल ऑफ अवेलेबल इन द कंट्री फॉर सेलिंग पर्पज़ पब्लिशर और बुक सेलर, यानी जो ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि एक लिस्ट होती है ये जिसमें प्रिंटेड मटेरियल की, जो हमारे देश में जितने प्रिंटेड मटेरियल हो उसमें
पब्लिशर और बुक सेलर के अकॉर्डिंग बनाई गई एक लिस्ट होती है या एक बिब्लियोग्राफी मानी जाती है। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12th। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज़ ए पार्ट ऑफ। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन 1 इज़ प्लान बजट, ऑप्शन 2 इज़ नॉन प्लान बजट, ऑप्शन 3 इज़ जीरो बजट, ऑप्शन 4 इज़ एस्टिमेटेड बजट। प्लान बजट होता है योजना बजट, यानी योजना करके बनाया गया, यानी पहले से बनाया गया बजट प्लान बजट माना जाता है। नॉन प्लान बजट होता है दोस्तों कि जिसकी प्री प्लानिंग नहीं की जा सकी हो, अर्थात जिसका कोई पहले से प्लान नहीं किया या कोई पहले से प्लान या कोई योजना या कोई व्यूह रचना पहले से नहीं बनाई गई हो। थर्ड ऑप्शन मान लेते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। दोस्तों बजटिंग सिस्टम में ये सबसे बेस्ट बजट माना जाता है या बेस्ट बजट का प्रकार माना जाता है। इसमें दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इसमें अपने सुविधा के अनुसार हम इसमें फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी उतार चढ़ाव कर सकते हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट इज़ एस्टिमेटेड बजट। एस्टिमेटेड बजट अनुमानित आधार पर बनाया गया बजट है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी के संबंध में बात कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस इतने हो सकते हैं या इतने हम कर सकते हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, नॉन प्लान बजट होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज़ ए पार्ट ऑफ नॉन प्लान बजट, यानी पहले से प्लान नहीं किया जाता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर एट लिस्ट कॉस्ट वाज स्टेबलाइज्ड बाय हुम, यानी जो ये कथन था किसके द्वारा दिया गया था? अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन 1 इज़ जेडी ब्राउन, ऑप्शन 2 इज़ एल.आर. मैककलविन, ऑप्शन 3 इज़ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन 4 इज़ मेलविल डेवी। सो गाइज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 4, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, बुक सिलेक्शन का सिद्धांत है कि पुस्तक चयन का जो इसमें कहा गया था कि अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम प्राइस पे सर्वोत्तम मूल्य या सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना ही पुस्तक चयन का सबसे बेस्ट सिद्धांत माना जाता है दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस में बुक्स के रिगार्डिंग ही हम बात करते हैं दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पाठक को सबसे कम मूल्य पर सर्वोत्तम यानी बेस्ट प्रोडक्ट उपलब्ध करा सके और जो रीडर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल है तो होता है वो हम उसको हाई लेवल पे पहुंचा सकें कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कोई भी उसके मन में सवाल ना रह सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी सहमत होंगे और इस वीडियो के बारे में आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपको निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। जल्द ही राकेश मीणा सर भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे रिगार्डिंग टू द लाइब्रेरी साइंस फील्ड। वो भी जल्दी निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और मैं भी उन्हीं की टीम से अक्सर सर बात कर रहा हूँ आप सभी के सामने। इतने दिन से फ्री क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी का कर्तव्य इतना सा बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आपने ठान लिया है कि आपको लाइब्रेरियन बनना है तो फील्ड को कभी मत छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप नॉलेज को ऑब्ज़र्व कीजिए दोस्तों, क्योंकि नॉलेज कभी फालतू या ख़राब नहीं होता है दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप किसी के भी बहकावे में आके ये मत देखिए कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है, हमारी डिग्रियाँ ख़राब हो गई है या हमने सर्टिफिकेट्स जो भी किए थे लाइब्रेरी साइंस के वो पानी में चले गए या ख़राब हो चुके हैं। आप ये मत सोचिए दोस्तों, वैकेंसीज़ खूब आएंगी, आप बस तैयारी को एक उचित लेवल पे ले जाइए और हमारे साथ बने रहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने इससे पिछले की जितनी भी वीडियो सीरीज़ थी उनमें एक बार डिस्कस किया था। नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है दोस्तों? बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से ही। तो जो राष्ट्रीय जो शब्द है वो अपने किसके लिए यूज़ हुआ? भारत के लिए यूज़ हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं इसके जो किस मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन 1 इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन 2 इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 3 इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑप्शन 4 इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों बाद मैं आपको चारों ऑप्शन डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानवता या मानवीय व्यवहारों का संबंधित एक मिनिस्ट्री है या मंत्रालय मान सकते हैं हम। ऑप्शन सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें विज्ञान और तकनीकी से संबंधित कार्य या संस्थाओं का संचालन और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इट इज़ ए हेल्थफुल या हेल्थ लॉजिकल डिपार्टमेंट माना जाता है। इसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी मेडिकल लाइन्स इंस्टीट्यूशन है उनका क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। इसमें वित्तीय सेवाओं का या वित्तीय सुविधाओं का इसमें क्रियान्वयन या उसका संचालन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपके जो भी कमेंट्स है हम उनको देख लेते हैं एक बार। सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका अभी नाम बदलकर क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया दोस्तों। और इसका जो पब्लिकेशन कब से हुआ था या इसका जो फॉर्मेशन हुआ था NBT का बात कर लेते हैं। वो NBT का फॉर्मेशन हुआ था 1957 में, और ये एक पार्ट है किसका, इंडियन पब्लिशिंग हाउस का पार्ट माना जाता है। जो प्रेजेंट चेयरमैन की बात कर लेते हैं, गोविंद प्रसाद शर्मा इसके प्रेजेंट चेयरमैन माने जाते हैं। और NBT एक अपना पब्लिकेशन भी लॉन्च करता है जिसका नाम है NBT न्यूज़लेटर, एक पब्लिकेशन है जो ये प्रकाशित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक इजी क्वेश्चन है। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट? ऑप्शन 1 इज़ कैटलॉगिंग, ऑप्शन 2 इज़ सर्कुलेशन, ऑप्शन 3 इज़ स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन 4 इज़ क्लासिफिकेशन। दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लाइब्रेरी एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, दिल्ली लाइब्रेरियन में भी पूछा जा चुका है, DSSB से रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन। सेल्फ सूची का सबसे बड़ा उपयोग या सबसे बड़ा यूजेस हम बोल सकते हैं वो क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जल्दबंदी उपयुक्त रहती है? यानी विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज़ यूजफुल फॉर एक्सपेंसिव एंड रेयर केसेस ऑफ बुक्स, यानी जो पुस्तकें कम से कम उपलब्ध हो सके या जिनकी पुस्तकों की मिलने की कोई संभावना नहीं हो, या दुर्लभ पुस्तकें कह सकते हैं कि जो ना मिल सके और महंगी पुस्तकें होती है उनके लिए जल्दबंदी अर्थात उन पुस्तकों की बाइंडिंग कवरिंग किस प्रकार की जाती है? तो ऑप्शन 1 है आपके सामने हाल्फ क्लॉथ बाइंडिंग, ऑप्शन 2 फुल क्लॉथ बाइंडिंग, ऑप्शन 3 हाल्फ लेदर बाइंडिंग, ऑप्शन 4 फुल लेदर बाइंडिंग। दोस्तों अगर आपने जल्दबंदी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है तो राकेश मीणा सर का एक वीडियो बनाया गया है जल्दबंदी या बाइंडिंग से संबंधित, आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें और इस कमेंट्स में इसका आंसर फिर जल्दी से देवें। दोस्तों वो हमेशा लाइब्रेरी एग्जामिनेशन में इस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइंडिंग से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, फुल लेदर बाइंडिंग। जी दोस्तों जो भी महंगी पुस्तकें होती है या जो पुस्तकें दुर्लभ होती है उनमें हमेशा पूर्णतः लेदर बाइंडिंग ही की जाती है दोस्तों।
नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी होती है? कैटलॉग्स पब्लिश्ड बाय पब्लिशर्स टाइम टू टाइम आर यूजफुल in library for which purpose? Option 1 is the book selection, option 2 is the library classification, option 3 is the library cataloging, option 4 is library statistics। दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, बुक सिलेक्शन। जी दोस्तों, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में बुक सिलेक्शन हेतु कार्य उपयोगी होती है या मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारे सामने, इन द लाइब्रेरी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइब्रेरी फीस, डोनेशन, एंडोमेंट, फाइन एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स सोर्स ऑफ आर रिलेटिंग टू वोम। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शन 1 इज लाइब्रेरी एक्सिबिशन, ऑप्शन 2 इज द लाइब्रेरी फर्नीचर, ऑप्शन 3 इज द लाइब्रेरी कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 इज द लाइब्रेरी फंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आपने क्वेश्चन से समझ लिया होगा कि राइट आंसर किससे डिनोट कर रहा है, कौन से ऑप्शन से डिनोट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, लाइब्रेरी फंड से माना जाता है दोस्तों। यानी पुस्तकालय के अंदर जो भी कोई राशि आती है वो लाइब्रेरी फंड के रूप में मानी जाती है। और लाइब्रेरी फंड किस में मिलकर बनता है? लाइब्रेरी फंड खर्चे प्लस आय से मिलकर बनता है दोस्तों, यानी खर्चे और आय दोनों को मिला के बनाया जाता है दोस्तों। इट इज़ ए कंबाइंड टर्म ऑफ लाइब्रेरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19th is a most important question to the management of library system. Who described the principle of management? किसने प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया था दोस्तों? ऑप्शन 1 इज मेलविल डेवी, ऑप्शन 2 इज F.W. लैंकस्टर, ऑप्शन 3 इज हेनरी फेयल, ऑप्शन 4 इज यूजिन गारफील्ड। तो दोस्तों चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। The right answer for that question is option number 3 is right answer. Yes दोस्तों, option number 3 is correct answer for this question. चलो तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जो प्रबंध के सिद्धांत थे वो किसने दिए थे? हेनरी फेयल नामक प्रबंध के शास्त्र ने दिए थे, प्रबंधक शास्त्र ने दिए थे दोस्तों। बात कर लेते हैं हेनरी फेयल के बारे में कुछ निजी जानकारी है। इनका जो जन्म हुआ था वो 29 जुलाई 1841 को टर्की में हुआ था दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 को टर्की में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 19 नवंबर 1925 को पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जो इन्होंने प्रबंध के शास्त्र या प्रबंध से संबंधित जो प्रिंसिपल दिए थे वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तभी से इनकी पुस्तक सबसे ज़्यादा फेमस हुई और इन्होंने 14 सूत्रीय प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया दोस्तों। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी जो पुस्तक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। आई होप कि दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को
और कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था इन्होंने? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था प्रबंध से संबंधित। नेक्स्ट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेस्ट सीरीज। पुस्तकालय तो पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम चुनिए दोस्तों। चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम फॉलोइंग फॉर द पर्पज परचेज ऑफ बुक्स फॉर ए लाइब्रेरी। फर्स्ट इज़ द पेमेंट प्रोसीजर, सेकेंड इज़ परचेज ऑर्डर, थर्ड इज़ वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, फोर्थ इज़ द बुक सिलेक्शन। सो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। यानी सबसे जो पहले कार्य किया जाता है वो बुक सिलेक्शन का किया जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद परचेज ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट काम किया जाएगा वो वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स का कि जो अपन ने ऑर्डर दिया वो बुक्स हमें प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। और लास्ट ऑप्शन होगा कि पेमेंट प्रोसीजर का कार्य किया जाएगा। एंड ऑल द प्रोसीजर इज़ इंक्लूड फॉर ए बुक मटेरियल। आई होप कि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी अच्छे से संतुष्ट हुए होंगे और ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। दोस्तों ध्यान रखें, आपका जो ये समय है वो बहुत ही कीमती समय है। माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियोस में मैंने आपको कुछ भी गलत बोला है या गलत कहा हो। देखो गलतियाँ इंसान से ही होती है। मैं अभी सीख रहा हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़िए और सीखते चलिए। दोस्तों हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हमने ये वीडियो देखा और इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें नई सीखी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों कि आग लगा दो। हमेशा बस अपने लक्ष्य के प्रति बंधे रहो दोस्तों, कहीं नहीं भटकना आपको, चाहे कितनी दीवारें आपको गिराने आ जाए। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम कंठस्थ रहिए दोस्तों कि मुझे कहीं ध्यान नहीं देना, बस मुझे लाइब्रेरियन बनना है तो लाइब्रेरियन बनना है दोस्तों। माना आपके सामने हज़ारों असफलताएं, लेकिन एक सफलता तो आपको उस दिन ज़रूर मिलेगी जिस दिन आप लाइब्रेरियन बन जाएंगे। दोस्तों आप अपनी तैयारी को हमेशा कभी बीच में मत छोड़ें क्योंकि पढ़ा हुआ अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफ़ देता है दोस्तों। तो आप हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक टाइम के अकॉर्डिंग बने रहिए दोस्तों। उसी में मैं आप सभी के सामने हमेशा रात को 9 बजे आप सभी के लिए वीडियो क्लासेस का आयोजन कर रहा हूं। तो आप रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आके उसमें अपनी उपस्थिति प्रदान करें। और दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड राम राम।